गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, 9th क्लास इंग्लिश मीडियम हम बात करेंगे आज चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, और चैप्टर का नाम बेसिकली व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आप लोगों के चैप्टर का नेम है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा या हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का बेसिकली मीनिंग क्या है। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और इसे हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी इसको हम लोग देखेंगे, और प्रैक्टिकल फॉर्म में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने एवरीडे जो आज प्रेजेंट है, जो हमारा सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसमें हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेटा डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये मॉडर्न वर्ड है। अभी हम जो बोल रहे हैं ये मॉडर्न वर्ड है, मतलब मॉडर्न लैंग्वेज का वर्ड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वर्ड की प्रॉपर बात करते हैं तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसको ग्रीक वर्ड से क्या करा गया है, ड्राइव करा गया है, और ग्रीक के दो वर्ड से मिलके ये डेमोक्रेसी वर्ड बना है। एक है डेमोस और एक है क्रेटिया। ठीक है, एक डेमोस और एक क्रेटिया। डेमोस का मीन्स क्या होता है बेसिकली, डेमोस का मीन्स होता है बेसिकली क्राउड। क्राउड को हम सिंपल बोल सकते हैं, मीन्स पब्लिक। ठीक है, डेमोस मीन्स क्राउड, और क्राउड को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली पब्लिक बोलते हैं। ठीक है, और क्रेटिया का मीन्स जो होता है वो होता है बेटा पावर। क्या होता है, क्रेटिया का मीन्स होता है पावर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बेसिकली जो मीनिंग निकल के आता है डेमोक्रेसी का वो आता है पावर ऑफ पब्लिक। ये बेसिकली मीनिंग है किस चीज का, डेमोक्रेसी का। पावर ऑफ पब्लिक हम इसको बोल सकते हैं, रूल ऑफ पब्लिक भी इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूल ऑफ पब्लिक भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ पब्लिक, रूल ऑफ पब्लिक, ये बेसिकली सिंपल मीनिंग है डेमोक्रेसी का। और जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है ये हमारा ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हमारा डेमोस और एक हमारा क्रेटिया। तो डेमोस का जो मीनिंग होता है वो क्राउड होता है, क्राउड को सिंपली हम बोलते हैं पब्लिक, और क्रेटिया का जो मीनिंग होता है वो होता है बेटा पावर। और इन दोनों को मिलाते हैं अगर हम लोग तो पब्लिक और अगर पावर को देखते हैं तो बेसिकली जो हमारे पास एक्चुअल मीनिंग आता है डेमोक्रेसी का वो आता है पावर ऑफ पब्लिक या फिर रूल ऑफ पब्लिक, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल मीनिंग था डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेमोक्रेसी, या व्हाट इज डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल डेमोक्रेसी is the system of government in which रूलर्स हम बोल सकते हैं, इन विच रूलर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स, इन विच रूलर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। ठीक है, क्या है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, कि डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the ruler or representatives are elected by the people। ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर या तो रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स किसके द्वारा इलेक्ट होता है, बेसिकली पब्लिक के द्वारा। जनता अपने रूलर को क्या करती है, इसके अंदर इलेक्ट करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। और डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है किसका, गवर्नमेंट का बेसिकली। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से बेटा कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप होते हैं, कुछ क्वेश्चन पुट अप होते हैं
जैसे क्वेश्चन सबसे फर्स्ट पुट अप होता है यहाँ पे, हु आर द रूलर्स, हु आर द रूलर्स, हु आर द रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि हु आर द रूलर्स और हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना, ये है। दूसरा क्वेश्चन पुट अप होता है हाउ दे आर इलेक्टेड, कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या रूलर्स हैं, लिखा है ना हमने, इन विच रूलर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो यही है कि हाउ दे आर इलेक्टेड, इनको इलेक्ट किस तरीके से किया जाएगा या किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पुटअप होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पे पुटअप होता है कि हु आर द पीपल, वो कौन लोग होंगे जो इन रूलर्स को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो कौन लोग होंगे जो इन रिप्रेजेंटेटिव्स या इन रूलर्स को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन से यहाँ पे पुटअप होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, कि यहाँ पे जो पीपल्स हैं वो अपने रूलर्स को या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट करने के बाद किस तरीके की गवर्नमेंट क्या होगी, यहाँ पे फॉर्म्ड होगी। ये क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हुए हैं, बेसिकली ये क्वेश्चंस हमें इसी डेफिनेशन से पुटअप किए हैं। हमारे दिमाग में जब हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने जब ये डेफिनेशन देखी, तो हमारे माइंड के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे क्या हुए, जनरेट हुए। क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हुए? फर्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है कि हु आर द रूलर्स, कि ये जो रूलर्स हैं ये कौन होंगे, बेसिकली कौन है रूलर्स, ठीक है ना। हाउ दे आर इलेक्टेड, किस तरीके से इन रूलर्स को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हु आर द पीपल, ये जो लोग हैं, ये पीपल्स हैं, ये कौन लोग हैं जो अपने रूलर्स को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, किस तरीके की गवर्नमेंट क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। ये क्वेश्चंस थे। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की इन क्वेश्चंस को थोड़ा अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इनके आंसर गेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा कि हु आर द रूलर्स, बेसिकली ये रूलर्स क्या होंगे। रूलर्स आर दोज पर्सन, कौन है रूलर्स, कौन है रूलर्स, आर दोज पर्सन who represent their पॉलिटिकल पार्टी। बेसिकली रूलर या रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले होते कौन है, रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव वो लोग होते हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, आगे आते हैं और इलेक्शंस को हेल्ड, कंटेस्ट करने के लिए। देखिए हेल्ड, देखो बेटा दो मीनिंग, दो वर्ड हैं, एक वर्ड है हेल्ड और एक होता है कंटेस्ट। इलेक्शन को लड़ना तो बोलते हैं कंटेस्ट, और इलेक्शन का होना क्या बोलते हैं, हेल्ड। मैंने कहा इलेक्शंस कब होंगे, कब होंगे, व्हेन विल बी द इलेक्शंस हेल्ड, व्हेन विल द इलेक्शन हेल्ड, कब होंगे, तो ये व्हेन विल यू गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तुम इलेक्शन कब लड़ने जा रहे हो, ठीक है, या कब लड़ोगे, व्हेन विल यू कंटेस्ट द इलेक्शन। ये दोनों मीनिंग्स हैं जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं इलेक्शंस के लिए। हेल्ड का मीनिंग अलग होता है और कंटेस्ट का मीनिंग क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूलर्स की या रिप्रेजेंटेटिव की। तो रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? रूलर्स वो व्यक्ति होता है, वो रूलर होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है कि जो अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहा है, आगे आ रहा है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और लोगों के द्वारा उसको की जा रही है, वोट दी जा रही है, ठीक है। इट डजंट मैटर कि वो इलेक्शंस को हारता है या जीतता है, वो इलेक्शन को विन भी कर सकता है, जीत भी सकता है, और इलेक्शन को लूज भी कर सकता है, हार भी सकता है, ठीक है ना। वो उसकी पॉपुलैरिटी, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट, वो उसके बिहेवियर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, वो उसके नेचर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी कि लोग उसको अपना लीडर चूज करते हैं या लीडर चूज
नहीं करते हैं। ठीक है, ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ये होता है। नेक्स्ट है हाउ दे आर इलेक्टेड। अब ये जो रूलर्स हैं ये किस तरीके से क्या करे जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। बेटा ये जो इलेक्ट किए जाते हैं ये बेसिकली इलेक्शन क्या हेल्ड कराए जाते हैं, इलेक्शंस को हेल्ड कराया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन दे आर इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड करा जाता है इनको किसके प्रोसेस के थ्रू, इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। अब इलेक्शन को कौन हेल्ड कराता है, इंडिया में इलेक्शन को जो हेल्ड कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI क्या कराती है, इलेक्शंस को हेल्ड कराती है। मतलब इलेक्शंस को हेल्ड कराने का जो एजेंडा है, जो टाइम टेबल प्रिपेयर करती है, वो हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्शंस को हेल्ड कराती है। इंडिया में बेसिकली इलेक्शंस हेल्ड होने का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली आप लोग को मैंने बताया हुआ है, कितने साल है, 5 ईयर। आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद इंडिया में क्या होते हैं, हर अलग अलग लेवल के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को चैप्टर में कि किस किस लेवल के इलेक्शंस हैं। ठीक है, अभी बेसिकली आप लोग ये याद रखना है कि जो इलेक्शंस होते हैं बेसिकली वो कितने पीरियड के बाद होते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शंस को क्या किया जाता है, हेल्ड किया जाता है। ठीक है, तो जो ये रूलर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको हम लोग इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि हु आर द पीपल, वो ऐसे कौन लोग होंगे जो इन रूलर्स को या रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। तो इसमें कहा गया है द पर्सन हु इज ऑफ एज 18 और अबव, इसको इनको अधिकार दिया गया है। कौन व्यक्ति होंगे, वो ऐसा व्यक्ति जिसकी एज कितनी है, 18 है, 18 साल का है या 18 साल से ज्यादा का है, तो उसको वोट डालने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। ही और शी इज एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू देयर विलिंग। वो अपनी मर्जी से, अपने विचारों से, अपनी राय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो जिस रूलर को वोट देना चाहता है या चाहती है वो उसको वोट डाल सकता है। ठीक है, और कौन व्यक्ति डाल सकता है, कौन वो लोग होंगे, वो ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है, तो उसको क्या दी गई है, ये एलिजिबिलिटी दी गई है कि ही और शी इज एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू देयर विल। अपनी इच्छा से, अपने विचार के अनुसार वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिसको वोट देना चाहती है या चाहता है वो वोट उसको दे सकता है। ठीक है, ये होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड। तो यहाँ पे किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, यहाँ पे जो बेटा गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो रही है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है। कैसी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होगी। क्यों हम इसको डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों की इच्छा के अनुसार, लोग जिसको अपना रूलर बनाना चाहते हैं, लोग जिसको गवर्न कराना चाहते हैं अपने स्टेट को या अपनी कंट्री को, वो अपने रूलर को क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा गया है, इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, यहाँ पे फॉर्म्ड होगी। ठीक है ना, ये था जो हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट हुए और इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने जानने की क्या करी, इन क्वेश्चंस के जवाब, इन क्वेश्चंस के आंसर को हम लोगों ने जानने की क्या करी, कोशिश करी। अब हम बेटा इस चैप्टर में आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि कुछ डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। ये तो सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी होती क्या है, लेकिन और हम आगे चलते हैं अगर, तो डेमोक्रेसी को आगे और डिफाइन करा है अलग अलग फिलोसफर्स ने। ठीक है, अपनी अपनी सोच के अनुसार कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या हो सकती है, सब लोगों ने अपने अपने विचार को क्या क्या है यहाँ पे प्रकट किया है, एक्सप्रेस किया है कि डेमोक्रेसी क्या क्या हो सकती है। अगर हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, ठीक है, ये है अब्राहम लिंकन। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी को डिफाइन करा गया है। और डेमोक्रेसी को क्या कहा गया है, डेमोक्रेसी को कहा गया है कि
डेमोक्रेसी इज ए, हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी इज ए सेटअप ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक तो इन्होंने सिंपल ये कहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, बेसिकली डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट का क्या है, सिस्टम है। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की दी है वो है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी है। बेसिकली डेमोक्रेसी को क्या बताया है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, किसके लिए है, पीपल्स के लिए है, टू द पीपल, ठीक है, काम किसके लिए करेगी, बेसिकली लोगों के लिए, और किसके द्वारा है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी को क्या किया जाता है, फाउंड किया जाता है। इन्होंने डेमोक्रेसी को अपने इन वर्ड्स के अंदर क्या करा है, एक्सप्रेस किया है कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी को किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी जो किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने दी थी। ठीक है, ये हो गया था। अब हम और अगर बात करते हैं, एक थे अकॉर्डिंग टू हंसा, ये थे अकॉर्डिंग टू हंसा, इन्होंने क्या कहा कि बेटा जो डेमोक्रेसी वर्ड है, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज अ डिफरेंट मीनिंग्स। इन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसके बहुत सारे क्या है, मीनिंग्स हैं। ठीक है, अब वो मीनिंग्स बेसिकली जो स्टूड करते हैं, बेसिकली वो सारे के सारे मीनिंग्स, उनका जो प्रिंसिपल है वो एक ही प्रिंसिपल है, बेसिकली क्या कि रूल ऑफ द पीपल। इस प्रिंसिपल पे सारे मीनिंग डेमोक्रेसी का क्या करते हैं, स्टूड करते हैं, और वो जो मीनिंग है सिंपल वो क्या है, रूल ऑफ द पीपल। ठीक है ना, डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, पावर ऑफ द पीपल। लोगों के हाथ में ही होता है पूरा डिसीजन कि वो जिसको चाहे अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जिसको चाहे वो अपना रूलर बना सकते हैं। ठीक है, ये सब है, ये सारी बातें थी डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी हम लोगों ने, अब्राहम लिंकन के व्यूज देखे, अकॉर्डिंग टू हंसा भी देखे। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करते हैं, नेक्स्ट जो मेन है इसमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे बेटा, कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला है फाइनल डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द रूलर। फाइनल डिसीजन लाई, LIE, lies in the hands of the ruler, but the opinions of the people also considered। इसमें सबसे पहला फीचर क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है, जो फाइनल डिसीजन की पावर जो लाई करती है वो बेसिकली किसके हैंड में होती है, वो रूलर के हैंड में होती है। मींस फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द रूलर, किसके द्वारा, विल बी टेकन बाय द रूलर, किसके द्वारा लिया जाएगा, रूलर के द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो पीपल्स के जो ओपिनियंस हैं, लोगों के जो व्यूज हैं, लोगों के जो विचार हैं, उन ओपिनियंस को भी, उन विचार को भी इस डिसीजन के अंदर क्या करा जाता है, कंसिडर्ड किया जाता है। ठीक है,
सो फाइनल डिसीजन ऑफ ए डेमोक्रेसी या फाइनल डिसीजन इन द डेमोक्रेसी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द रूलर, बट द ओपिनियंस एंड द व्यूज ऑफ द पब्लिक या पीपल्स आर आल्सो कंसिडर्ड इन दिस डिसीजन। ठीक है ना। दूसरा फीचर क्या कहा गया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा फीचर ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर फ्री और क्या होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री मीन्स फ्रीडम, हर किसी को फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो अपनी विल के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने ओपिनियन के अनुसार अपने रूलर को क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। दे शुड बी नो बाउंडेशन ऑन द पीपल या ऑन द सिटीजन टू फोर्स देम टू कास्ट द वोट टू ए पर्टिकुलर रूलर। उन्हें किसी भी तरीके का प्रेशराइजेशन, किसी भी तरीके का फोर्स सिटीजन्स पे नहीं किया जाना चाहिए वोट डलवाने के लिए। उन्हें क्या रखा जाना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो यही फीचर होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक व्यक्ति क्या होता है, फ्री होता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने रूलर या अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। और दूसरा कहा गया है कि इन ए डेमोक्रेसी द फेयर इलेक्शन शुड बी हेल्ड। ठीक है ना। कैसे होने चाहिए इलेक्शन, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फेयर मतलब देयर शुड बी नो चीटिंग, किसी भी तरीके की चीटिंग इलेक्शंस के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ना होती है, ये कहा है थ्योरेटिकली फॉर्म में हम बात कर रहे हैं बेसिकली डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इलेक्शंस शुड बी हेल्ड फेयरली। इलेक्शंस किस तरीके के हेल्ड होने चाहिए, फेयरली तरीके से हेल्ड होने चाहिए। और दूसरी बात क्या कही है कि फ्री, जो सिटीजन्स हैं दे शुड बी फ्री। वो कैसे होने चाहिए, वो फ्री होने चाहिए कि वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विल के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ठीक है, ये बात इसके अंदर कही गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और क्या है, थर्ड कि एडल्ट सिटीजन। एडल्ट सिटीजन किसको कहा गया है बेटा, एडल्ट सिटीजन मीन्स 18 ईयर से अबव जो व्यक्ति वोट डालना है। ठीक है ना, एडल्ट सिटीजन में आता है हमारा। एडल्ट सिटीजन मीन्स कि 18 ईयर से अबव जो वोट डालना है, जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए। तो उसमें ये फीचर दिया गया है कि क्या होगी, 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ईच एडल्ट सिटीजन हैज 1 वोट एंड 1 वैल्यू, कि हर एक ईच सिटीजन की क्या होगी, एक वोट होगी और उस एक वोट की भी क्या होगी, वैल्यू होगी। मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही वोट से क्या हो जाती है, हार और जीत हो जाती है। एक वोट से कोई हार भी सकता है और एक वोट से क्या कर सकता है, कोई इलेक्शंस को जीत भी सकता है। तो इस वजह से कहा गया है कि ईच एंड एवरी एडल्ट सिटीजन हैज 1 वोट एंड दिस 1 वोट हैज दिस 1 वैल्यू, कि हर एक एडल्ट सिटीजन की क्या होगी, एक वोट होती है और इस एक वोट की क्या होगी, एक वैल्यू होती है। ये इसके अंदर हमने देखा है, ये इसके अंदर ये बात करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और कि गवर्नमेंट जो है बेटा, ये भी फीचर है इसका। नेक्स्ट फीचर है गवर्नमेंट वर्क्स within the limits sets by the कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी फीचर है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होने का मीन्स कि पावर आ जाना, पावर आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट उस पावर का क्या कर सकते, मिसयूज करे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी ये कहा गया है, ये फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड आल्सो वर्क विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट को फंक्शनिंग करने के लिए, वर्क करने के लिए कुछ दायरे, कुछ कानून, कायदे, नियम बनाए गए हैं। तो उन कानून के या उन सेट्स ऑफ रूल्स के लिमिट के अंदर ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, वर्क करती है। ठीक है, फंक्शन करती है। ये इसका क्या है, ये भी एक फीचर है। उस पावर का ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिसयूज नहीं कर सकती है। ठीक है ना। और क्या कहा गया है इसके अंदर, और क्या फीचर होता है डेमोक्रेटिक का,
ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट फीचर और बात करते हैं हम लोग, फीचर नंबर 5 की बात करते हैं। तो फीचर नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, फीचर नंबर 5 की हम बात करते हैं, तो फीचर नंबर 5 क्या कहता है कि अपोजिशन पार्टीज आर फ्री टू डू वर्क आफ्टर और बिफोर द इलेक्शन। ये भी एक फीचर है डेमोक्रेसी का, क्या कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी फ्री होती हैं कब, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद वर्क करने के लिए। इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्या देखिए, अभी प्रेजेंट का एग्जांपल हम अपनी कंट्री का लेते हैं, इंडिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग इंडिया के अंदर देखिए, मेन 2 पार्टी की मैं बात करता हूँ। एक पार्टी है हमारी कौन सी, बीजेपी, और एक पार्टी है हमारी कौन सी, कांग्रेस। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया में किसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, और बीजेपी की गवर्नमेंट है। देखिए, गवर्नमेंट होने से पहले यहाँ पे क्या हेल्ड हुए थे, इलेक्शंस हेल्ड हुए थे, इलेक्शंस हेल्ड हुए। इन इलेक्शंस के अंदर ये दोनों पार्टियों ने क्या करा, इलेक्शंस को कंटेस्ट करना, लड़ा था। बीजेपी ने भी लड़ा था और कांग्रेस ने भी लड़ा। अब जीत किसकी हुई, बीजेपी पार्टी की क्या होगी, जीत होगी। तो ये कांग्रेस जो पार्टी है, दिस पार्टी इज द अपोजिशन पार्टी ऑफ द बीजेपी। अब ये पार्टी कैसी पार्टी होगी, अपोजिशन पार्टी होगी। ठीक है ना, इलेक्शन हेल्ड होने से पहले भी ये इसकी अपोजिशन पार्टी थी, और इलेक्शंस में जीतने के बाद भी ये कांग्रेस पार्टी अब इसकी क्या है, अभी भी अपोजिशन पार्टी ही है। अब जीत गई ये बीजेपी पार्टी, यहाँ पे जीत गई है, तो बीजेपी पार्टी के जीतने के बाद ये इसमें ये लिखा हुआ है कि बीजेपी के पार्टी के जीतने के बाद भी ये जो अपोजिशन पार्टी है ये फ्री होती है अपना काम करने के लिए। जैसा ये काम करना चाहती है, पहले भी इलेक्शन से पहले भी जैसा कर रही थी फंक्शनिंग कर सकती है, और आफ्टर द इलेक्शन अब जैसा काम करना चाहती है कर सकती है। जैसे का मतलब कि अपोजिशन का आप लोग जानते हैं, अपोजिशन पार्टी का काम तो यही होता है कि जो पार्टी जीती हुई है, जो विनिंग पार्टी है, उसकी कुछ ना कुछ कमियां निकालना, उस पर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स से कमिटमेंट्स करते रहना। यही बेसिकली अपोजिशन पार्टी का क्या होता है, बेसिकली काम करती है। और नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए क्या करती है, तैयारी करती है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या पता हमको क्या मिल जाए, जीत मिल जाए। तो इस तरीके के प्रयास या इस तरीके की एक्टिविटीज ये गवर्नमेंट करती रहती है कि हम आने वाले अगली इलेक्शंस में क्या करें, इलेक्शंस को जीत जाएं। ठीक है, ये इसका फीचर था। नेक्स्ट अगर हम और बात करते हैं, जो लास्ट फीचर है 6, लास्ट फीचर यही कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड on the principle of political equality। ये कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो फॉर्म्ड होनी चाहिए वो एक ही प्रिंसिपल के आधार पर क्या होनी चाहिए, फॉर्म्ड होनी चाहिए। एक ही प्रिंसिपल या एक ही सिद्धांत के ऊपर क्या होनी चाहिए, फॉर्म्ड होनी चाहिए। और वो जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल है हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी। कि पॉलिटिकल इक्वलिटी सब लोगों को क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ठीक है, सब लोगों के पास क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कहता है, ये डेमोक्रेटिक का क्या है, मेन प्रिंसिपल है। ये हमने बात करी इसकी। ये थी कुछ डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी डेमोक्रेसी की। अब देखिए, अब हम बात नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है चैप्टर के अंदर वो आती है बेटा मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या आती है, नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी।
मेरिट्स मतलब देखिए कोई भी चीज़ है उसकी दोनों चीज़ें होती हैं, मेरिट्स भी होती हैं और डीमेरिट्स भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में हम खाली डेमोक्रेसी की मेरिट्स ही देखेंगे, क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या क्या इसकी खासियत है। खासियत मीन्स फीचर्स तो हमने देख लिए, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में हम देखेंगे कि मेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं, और उसके साथ साथ हम इसकी क्या देखेंगे, डीमेरिट्स भी देखेंगे। अगर डेमोक्रेसी की मेरिट्स हैं तो इसकी क्या है, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहली जो मेरिट आती है वो यही है, क्या, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी को जो माना जाता है वो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, ठीक है। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल दो या फिर बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है इसका कि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस करा था फीचर्स में भी और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के अंदर भी, सबसे पहला तो यही है कि इसके अंदर हर व्यक्ति को फ्री रखा जाता है कि वो अपने ओपिनियन के अनुसार, अपने विल के अनुसार, इच्छा के अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। दूसरा क्यों बेटर कहा जा रहा है, क्योंकि हर एडल्ट सिटीजन की इसमें एक वोट होती है और उस एक वोट की भी क्या होती है, वैल्यू होती है। इसके अंदर और बेटर फॉर्म क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड, अकॉर्डिंग टू द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों की नीड के अनुसार, लोगों की जरूरतों के अनुसार ये गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है। इस वजह से भी इसको क्या कहा जा रहा है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है। और बात हम करते हैं इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर। ऐसा नहीं है कि जो रूलर है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वही फाइनल डिसीजन ले सकती है। उस फाइनल डिसीजन के अंदर लोगों के व्यूज, लोगों के ओपिनियंस को भी क्या करा जाता है, कंसिडर किया जाता है। इस वजह से भी इसको क्या कहा गया है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको कहा गया है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम बात करते हैं और दूसरे फीचर की बेटा, तो और दूसरा फीचर क्या है कि डिफरेंसेस हो गया इन ए वेस्ट कंट्री। देखिए अगर हम आज इस वर्ड को देखिए आप लोग, वेस्ट कंट्री का मतलब क्या है, हमारा इंडिया, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, हम अपने देश की बात करते हैं, तो हमारा इंडिया जितना बड़ा देश है, इस देश के बड़े होने के साथ साथ भी हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस या डिफरेंट, हम इसको बोल सकते हैं डिफरेंट डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। डिफरेंट डाइवर्सिटीज क्या क्या हो सकती हैं, किस, देखिए रिलीजन अलग अलग है, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, लैंग्वेज हो गया, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया। दीज आर द वेरियस डाइवर्सिटीज विच हैव बीन सीन इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर जो देखने को मिलती है, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, और बेटा जेंडर हो गया, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया। ये अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं जो एक ही कंट्री के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरीके के डिफरेंसेस को या इन सब के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो उसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके, डिफरेंट टाइप्स के वेज को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और लोगों के अंदर क्या बना के रखती है, लोगों के अंदर क्या बनाए हुए हैं, यूनिटी को क्या रखती है, स्टेबल रखती है, यूनिटी बना के रखती है। और ये किसने पॉसिबल किया है, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने ही पॉसिबल किया है कि इतना बड़ा देश होने के साथ साथ और इस कंट्री के अंदर इतनी सारी डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटीज फाउंड होने के बाद भी देश के अंदर क्या है, यूनिटी है। और इस यूनिटी के साथ साथ क्या बनाए हुए हैं, कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने। इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम अदर बात करते हैं गवर्नमेंट की या डेमोक्रेसी की,
तो डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों की मिस्टेक्स होती हैं, लोगों के जो डिसीजंस अगर गलत हो जाते हैं, तो इसको इम्प्रूव करने के चांसेस भी डेमोक्रेसी हम लोगों को देती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। थर्ड और क्या है कि इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। सिटीजन की डिग्निटी, सभ्यता, आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट हो गया, ठीक है ना, इज्जत, डिग्निटी, सभ्यता, रेस्पेक्ट, मान सम्मान, समाज के अंदर इक्वलिटी, इन सब चीज़ों को भी क्या करते हैं, इनहेंस करती है, प्रमोट करती है। इस वजह से लोग इसको क्या मानते हैं, मोर अकाउंटेबल मानते हैं, अच्छी फॉर्म मानते हैं। इस वजह से लोग इसको गवर्नमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के चांसेस होते हैं, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डेमोक्रेसी की और मेरिट्स क्या हैं कि इसके अंदर लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को उसकी ओन आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो सोशल, कल्चरल या ट्रेडिशनल वर्क के अंदर या एक्टिविटीज़ के अंदर क्या कर सकता है, एंगेज अपने आप को कर सकता है, ठीक है। ये भी क्या दिया जाता है, उनको चांस दिया जाता है। तो ये कुछ बेटा मेरिट्स थी, किसकी मेरिट्स थी, ये कुछ मेरिट्स थी डेमोक्रेसी की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे। देखिए क्या क्या जब मेरिट्स देखी है इसकी, तो क्या क्या इसकी हो सकती हैं डीमेरिट्स, कि क्या क्या डीमेरिट्स हैं किसकी, डेमोक्रेसी की। अगर हम डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स की बात करते हैं, ठीक है, या फिर डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स की बात करते हैं या ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली डीमेरिट यही है कि लीडर्स जो होते हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, अनस्टेबिलिटी हो जाती है। लीडर चेंज का मतलब क्या है, एक लीडर को जो चूज किया जाता है वो कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए चूज किया जाता है। आफ्टर 5 इयर्स फिर दोबारा क्या होते हैं, इलेक्शंस को हेल्ड होता है। अब जो 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस हेल्ड हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो ये पहला रिप्रेजेंटेटिव था ये दूसरे इलेक्शन में भी क्या हो जाए, इलेक्शन को जीत जाए। ये दूसरे टाइम में इलेक्शंस को क्या कर सकता है, हार भी सकता है। और इसका मतलब अब इसमें 2 चीज़ें आप लोग देखिए, जो सपोज करो जो पहला रिप्रेजेंटेटिव है या पहला रूलर है, इसके जो काम है, इसके जो फंक्शन है वो अच्छे हैं, ठीक है ना, अच्छे थे, तो लोग ज़्यादातर वोट इसको दे रहे हैं। लेकिन जो वोटिंग सिस्टम होता है वो आज की तारीख पे कास्ट के आधार पे भी होता है, रिलीजन के आधार पे भी होता है। देखता है ना, कास्ट वाला अपनी कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को, रूलर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कुछ लोग अपने रिलीजन के मेंबर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इन सब ऐसे व्यक्ति की वजह से हम लोग, ऐसे व्यक्ति की वजह से समाज के अंदर हम एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, खो जाते हैं, ठीक है ना। लूज कर जाता है वो इलेक्शन, तो वो लीडर क्या हो गया, चेंज हो गया, और इस लीडर की वजह से सोसाइटी के अंदर क्या आ जाती है, हमारी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये एक डीमेरिट है किसकी, डेमोक्रेसी की। दूसरी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो जो दूसरी डीमेरिट है, डेमोक्रेसी बेसिकली ऑल अबाउट डेमोक्रेसी इज टोटली ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। कुछ नहीं है डेमोक्रेसी आज की तारीख में जो टोटली पॉलिटिकल क्या है, टोटली ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन है। डेमोक्रेसी आज की तारीख में टोटली अबाउट क्या है, एक पॉलिटिकल कंपटीशन है। पॉलिटिकल कंपटीशन में यही है कि जो पार्टीज हैं वो एक पार्टी है, ए बी सी, कितनी भी पार्टी हो सकती है, टोटली ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे को अपनी अच्छी दिखाने की कोशिश करती हैं टू विन द इलेक्शंस को जीतने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कोई नेता या राजनेता हमारे घर नहीं आता है। जिस इलेक्शन से पहले तो नेता लोग आते हैं, बहुत सारे वादे करके जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपकी कॉलोनी के अंदर एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है ना, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। लेकिन इलेक्शंस हेल्ड होने के बाद और इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी नेता उन कामों को या उन वादों को पूरा करते हुए दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब यही है कि इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। बस पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक कंपटीशन होता है और उस समय लोगों को बहकाया जाता है, उस समय लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, और इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी नेता फिर अपने वादों को पूरा करने के लिए नहीं आता है। तो यही एक ड्रॉबैक है इसकी, एक डीमेरिट है डेमोक्रेसी की, कि बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन है, ठीक है।
थर्ड है इसके अंदर क्या, जो इलेक्टेड लीडर होता है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द actual interest of the people and leads to bad decision। ये भी इसकी डिमेरिट है डेमोक्रेसी की, क्या कि जो इलेक्टेड लीडर होता है वो एक्चुअली में लोगों की नीड्स को नहीं जान पाता है, लोगों की डिमांड्स को, लोगों की एस्पायरेशंस को नहीं जान पाता है। उसको एक्चुअली में ये पता ही नहीं होता है कि लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है, किस तरीके की लोग हेल्प मांग रहे हैं, या किस तरीके के रिगार्डिंग लोगों के लिए डिसीजंस बनाने चाहिए, लोगों की इच्छाएं क्या हैं, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ को वो अच्छी तरीके से, उसका कोई इंटरेस्ट इस चीज़ में शो नहीं होता है इलेक्टेड लीडर का, और जिसकी वजह से वो एक क्या ले लेता है, वो एक बैड डिसीजन ले लेता है, और ये बैड डिसीजन ही किसको लीड कर देता है,